अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप लोग मुझे अपनी कहानियां सेंड करते हैं और मैं उनको सुनाता हूं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक इंतहाई अजीबो गरीब और पुरइसरार खौफनाक कहानी है। ये जो जिन्नात की दुनिया है, बहुत से ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है हम जिन्नात से मिलें। जिन्नात कहाँ रहते हैं, ये कोकाफ कहाँ पे है, क्या परियां होती हैं, जिन भूत चुड़ैलें क्या होती हैं, ये कैसे नज़र आते हैं, इनकी शक्लें कैसे होती हैं। राज प्रोग्राम शुरू करने से बहुत पहले से मुझे इन चीज़ों का जुनून की हद तक शौक़ था, इनसे मिलना, इनको देखना। और मैं राज करने से भी बहुत अरसा पहले से इन्वॉल्व था इन सारी चीज़ों के अंदर। फिर मेरी ज़िंदगी में राज प्रोग्राम आया, मैंने राज प्रोग्राम किया, करता गया। आज भी मैं जंगलों में जाता हूँ, वीरान पहाड़ों में जाता हूँ, खंडरात में जाता हूँ। अमेरिका तो आपको पता है बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीरानी पाई जाती है, और जहाँ पे भी वीरानी होगी वहाँ पे इस मखलूक का बसेरा होता है। मेरा बहुत दफ़ा इस मखलूक से पाला पड़ा है, बहुत दफ़ा। कैमरे के लिए रिकॉर्डिंग और होती है। अकेले जाके जब मैं बैठता हूँ और हम कलाम होता हूँ, साइन मांगता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, और जो कुछ होता है वो मेरे सामने आते हैं या बात करते हैं, जो कुछ भी होता है। यकीन मानिए कभी भी आपको ज़िंदगी में ऐसा महसूस नहीं होगा जिन को देखने के बाद कि आप कह सकें ओहो अच्छा ये जिन था, मेरे तो खौफ ही ख़त्म हो गया। नहीं, हर दफ़ा जिन एक नए रूप में आपके सामने आता है और उसका वो रूप पहले वाले रूप से भी भयानक होता है। जिन्नात इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि ये जो सामने खड़ा हुआ शख्स है, इसको किस अंदाज में झटका देना है, डराना किस अंदाज में। उनको पता है कि अगर इस रूप में सामने आए तो ये नहीं डरेगा, इसके अंदर इतनी पावर है। तो वो ऐसा रूप धार के आते हैं कि जिस रूप को देखते ही आपको झटका लग जाता है। यकीनन आपने पहले रूप देखा होता है तो आप तैयार होते हैं कि वैसा ही रूप होगा, लेकिन वो उससे और भयानक रूप में आते हैं। तो इसलिए ये बहुत अजीब सी दुनिया है, जिन्नात की दुनिया। जिन्नात के घर, जिन्नात की बस्तियां, जिन्नात का कबीला, जिन्नात का रहन पहन, खाना पीना, रहन सहन, सब कुछ बहुत ही अजीब है। इंसानों के साथ जब कभी इनका पाला पड़ता है तो हर दफ़ा पहले से मुख्तलिफ होता है। आज की कहानी भी ऐसी मुख्तलिफ कहानी। मारिया सरवर ने कराची से ये मुझे कहानी सेंड की है, अब तो वो गुजरात में है। कराची की ये कहानी है। ये वाक़या उन्हीं की ज़बानी किरदारों का नाम भी वही मैं रखने जा रहा हूँ जो उन्होंने कहा है, रोशनी। रोशनी एक इंतहाई खूबसूरत, चंचल, हंसने, शरारतें करने और खेलने कूदने वाली लड़की थी। ऐसी लड़की जो जब जवान हुई, जहां खुदा ने उसको खूबसूरत चेहरा दिया था, वहीं पे शरारतें करना, जिस महफिल में भी जाना महफिल की जान बन जाना उसकी आदत थी। माँ बाप अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना उसको इसलिए प्रोवाइड कर सके थे कि उसके पापा एक अच्छी जगह पे मुलाजमत करते थे, जिसकी वजह से रहन सहन, गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ उनके पास अल्लाह का दिया मौजूद था। औलाद में सिर्फ एक ही बेटी थी, रोशनी। रोशनी कॉलेज के दिनों में जब कॉलेज जाती थी तो पापा उसको अपनी गाड़ी में लेके जाते और कॉलेज ड्रॉप करते आगे चले जाते। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता कि वो बस के ज़रिए भी चली जाती थी, टैक्सी पकड़ कर भी चली जाती थी। लेकिन जब कभी वो अपने घर से निकलती थी तो अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि एक काली सी बिल्ली, जिसके काफ़ी बड़े बड़े काले बाल थे, वो दूर बैठ के उसको घूरती रहती थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख होती थीं। अपने घर से जैसे निकलती और उस बिल्ली की तरफ देखती तो वो भी देखती ही जाती कि ऐसा इस बिल्ली के अंदर क्या है कि मैं जब भी इसकी तरफ देखती हूं तो खींची चली जाती हूं, दिल करता है इसके पास जाऊं, इसको उठाऊं, इसको प्यार करूं। लेकिन वो बिल्ली जिस अंदाज में मुझे देख रही होता है, मुझे उसको देख के डर लगता है। अपनी कदम आगे बढ़ाती
रोशनी उस बिल्ली की तरफ ज़रूर देखती थी। कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो घर से निकलते ही पहला जहन में ख्याल ये आता था कि बिल्ली सामने होगी, लेकिन बिल्ली नहीं होती थी। और कई दफ़ा ऐसा होता वो अनजाने ख्यालों के साथ घर से बाहर निकलती, साथ ही निगाह पड़ती तो वो बिल्ली मौजूद होती थी क्या एक आम सी बिल्ली, आवारा सी बिल्ली, गलियों के अंदर फिरने वाली बिल्ली, और तो कुछ भी नहीं था उस बिल्ली के अंदर। लेकिन पता नहीं क्यों उसको लगता था जैसे वो उसके साथ मानूस है। डरती भी थी, मानूसियत भी थी। एक ऐसी सुबह जब वो उठी तो आज वो खुद हैरान थी कि इतनी जल्दी तो कभी जिंदगी में वो उठी नहीं है। स्पेशली उस दिन जिस दिन छुट्टी का दिन हो, तो वो तो सोई ही रहती थी, तो आज उसकी आंख कैसे खुल गई। वो खुद भी हैरान थी, शायद इसलिए कि आज उसकी सालगिरह का दिन था। उसी सालगिरह के दिन उसके माँ बाप की शादी की एनिवर्सरी भी होती थी। तो दो खुशियां इकट्ठी हो जाती थीं, रोशनी की सालगिरह और उनकी शादी की सालगिरह। तो दो केक काटे जाते। एक पहला केक रोशनी की ख्वाहिश पे माँ बाप काटते। जब वो छोटी थी तो पहले रोशनी से वो केक कटवाते। रोशनी अपनी सालगिरह का केक काटती और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी अपनी शादी की सालगिरह का केक काटते। लेकिन जैसे ही रोशनी बड़ी हुई तो उसकी ख्वाहिश होती थी, नहीं मम्मी पापा, पहले आप लोग केक काटिए, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं इस दुनिया में आई। और मम्मी पापा जब वो केक काटते तो उसके बाद वो फिर अपना केक काटती। तो आज भी खुशी का दिन था। जानती थी घर में एक उधम सा मचेगा, मिलने वाले भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, मामा पापा के भी मिलने वाले आएंगे, और आज घर में एक रौनक सी होगी। इसीलिए वो आज जल्दी उठ गई थी, इसके बावजूद कि आज छुट्टी का दिन था। वो उठी और शावर लेने के लिए चली गई। खुशी की वजह से आज वो जब सुबह जल्दी भी उठ गई और शावर ले रही थी तो साथ साथ गुनगुना भी रही थी अपना पसंदीदा गाना। और बाहर फोन की घंटी बजे जा रही थी। उसकी मम्मी आगे बढ़ी, फोन को उठाया, रिसीवर को कान से लगाया और सुना दूसरी तरफ से कौन है। उनकी आवाज़ सुनी, उनसे बात की, और थोड़ी देर के बाद बेटी जब शावर लेके कमरे से बाहर आई तो मम्मी उसका इंतज़ार कर रही थी। गीले बालों को टॉवल से साफ करते हुए जब सामने उसने अपनी माँ को देखा तो पूछा, मम्मी क्या हुआ, सब खैर है? तो मम्मी ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए कॉल आई थी। किसकी कॉल? उसने कहा, मैं हैरान हूं, सुबह ही सुबह तुम उठ कैसे गई हो? उसने कहा, मम्मी वो तो मैं बताती हूं, पहले ये बताइए किसकी कॉल आई थी। तो मम्मी बोली, एक कंपनी से कॉल आई थी और कंपनी अपना ये नाम बता रही थी और ये एड्रेस बता रही थी कि तुम्हारा आज इंटरव्यू है। मम्मी, पर आज तो छुट्टी है। तो मम्मी बोली, मैंने भी यही आज उनसे सवाल किया था, लेकिन उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया, छुट्टी वाले दिन ही हमने इंटरव्यू रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने के लिए आ सकें। तो बस जल्दी से तुम रेडी तो हो चुकी हो, नाश्ता करो और इंटरव्यू के लिए पहुंचो। बट मम्मी, मैं आज कैसे जाऊंगी? आज मेरी सालगिरह है, आज आप लोगों की सालगिरह है, बहुत सारी तैयारियां करनी हैं और आप मुझे कह रही हैं मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं। तो मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटा, ये सारे फंक्शन रात को हैं, इंटरव्यू का टाइम तो सुबह है, तो जाओ, तुम दिन तक फारिग भी हो जाओगी, 12-1 बजे तक तुम वापस भी आ जाओगी। बहुत ज़्यादा लेट भी हुई तो 3-4 बज जाएंगे फंक्शन, तो रात को 7-8 बजे होगा। उसने कहा, अच्छा मम्मी, दिल भी नहीं चाह रहा, लेकिन ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मम्मी के कहने पे वो तैयार हुई, उसने नाश्ता किया और पूछा, पापा कहाँ हैं, मुझे उस एड्रेस पे छोड़ दें। तो मम्मी ने कहा, पापा आज सुबह से ही बाहर गए हुए हैं, बेटी तुम्हें आज खुद से जाना होगा। आदी थी, इस तरह कई दफ़ा पहले भी जा चुकी थी। यूं अपने घर से निकली कि क्या मुसीबत है, छुट्टी वाले दिन भी इंटरव्यू, कितना बुरा हुआ मेरे साथ। आज तो खुशी का दिन था, पता नहीं कहाँ से ये कॉल आ गई। जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो आज वो काली बिल्ली जो अक्सर उसको नजर आती थी, लाल सुर्ख आंखों वाली, आज भी गली के बाहर मौजूद थी।
उसको बैठी घूर रही थी। उसने बिल्ली को देखा और देखते ही नजरअंदाज कर दिया। वो आगे बढ़ गई। आज जब वो बस स्टॉप पे पहुंची तो उसने कहा, बस पता नहीं कितनी देर में आए, मुझे रक्षा ले लेना चाहिए। वो रक्षे पे बैठी, रक्षे को हाथ रोका, एक रक्षे वाला उसके पास आया। उस रक्षे पे जैसे सवार हुई, उसको एड्रेस बताया और रवाना हो गई। एड्रेस काफी दूर था, रक्षा चलता रहा कि एकदम से रक्षा बंद हो गया। रक्षे वाला नीचे उतरा, बीबी जी मैं देखता हूं क्या हुआ है, और रक्षे को देखना शुरू हो गया क्या खराबी आई है जिसकी वजह से रक्षा बंद हुआ है। काफी चेक करने के बाद उसने कहा, बीबी मैं माजरत ख्वाह हूं बीबी जी, मैं अब नहीं चल सकूंगा, मेरा रक्षा यहीं खराब हो गया है, आप कोई और रक्षा ले लीजिए। काफी उसने कोशिश की कि किस तरीके उसका रक्षा स्टार्ट हो जाए। एक दफा रक्षा स्टार्ट भी हो गया तो वो खुश हुई कि मैं इसमें बैठ जाऊंगी। तो बोला, बीबी ये फिर बंद हो जाएगा, आपको यकीनन जल्दी होगी और रास्ते में ये बंद अब होता जाएगा, मुझे किसी तरीके इसको मैकेनिक के पास लेके जाना होगा, कुछ दिनों से प्रॉब्लम कर रहा है, फिर कहीं बंद हो जाएगा। वो समझ गई कि अब ये रक्षे वाला मेरे साथ नहीं जाएगा, तो वहीं इंतज़ार करना शुरू हो गई कि जो ही कोई पहली टैक्सी बस कुछ भी नज़र आया मैं उसमें सवार हो जाऊंगी। अपने डॉक्यूमेंट्स लिए हाथ में वो खड़ी थी, जो उसने इंटरव्यू में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे। तो वहीं पे उसकी निगाह बिल्कुल अपने सीधे हाथ की तरफ पड़ी, तो वो देख के हैरान रह गई। वही काली बिल्ली जो अक्सर वो अपने घर की गली के बाहर देखती थी, जो उसको घूरती थी, जिससे वो मानूस भी थी लेकिन उससे डरती थी, आज उस जगह पे मौजूद थी। उसने बिल्ली को देखा और सोचा, ये वही बिल्ली है या मैं उसको समझ रही हूं कि ये वही है। उसको घूरती रही तो बिल्ली जिस अंदाज में उसको घूर रही थी और आहिस्ता से चलती हुई आज बिल्ली तो बिल्कुल उसके पास पहुंच गई। हां, ये वही बिल्ली थी। वो उसको काफी देर देखती रही और पहचान गई, हां ये वही बिल्ली है। और आज तो इंतहा हो गई, वो बिल्ली बिल्कुल उसके पास बैठ के गुर्राना शुरू हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो गुर्रा रही है या कुछ अल्फाज हैं जो अपनी जुबान में अदा कर रही है। वो जानवरों की जबान तो नहीं समझती थी कि समझ सके बिल्ली क्या कहना चाह रही है, गुस्से में है, गुर्रा रही है या कुछ कह रही है। वो समझ ना सकी कि बिल्ली गुर्राए गई और उसका दिल किया कि बिल्ली को उठाए और गोद में उठा ले, लेकिन उसका गुरगुराना बहुत ही अजीब सा था। तभी एक टैक्सी सामने से आती हुई दिखाई दी। उसने फौरन हाथ का इशारा किया टैक्सी को रुकने के लिए और टैक्सी भी उसी की तरफ आना शुरू हो गई। वो जिस वक्त टैक्सी की तरफ हाथ कर रही थी, उसको रुकने का इशारा कर रही थी, तभी उसी लम्हे वो बिल्ली सीधी उसकी टांगों में आई और आते ही उसके पांव से लिपट गई। ऐसे लिपट गई जैसे वो बिल्ली दोनों हाथों से उसके टांग को पकड़ के बैठ गई, जैसे खेलना चाह रही हो और रोकना चाह रही हो, या उसको समझ नहीं आया बिल्ली क्या करना चाह रही है। उसने प्यार से बिल्ली को हटाया क्योंकि अब उसने टैक्सी में बैठना था। वो बिल्ली को हटाना चाह रही थी, बिल्ली हट नहीं रही थी। मजबूरन उसको जोर से झटका देना पड़ा कि बिल्ली दूर जा गिरे, और ऐसा ही हुआ। उसके साथ लिपटी हुई जो बिल्ली थी, उसके झटका देने की वजह से थोड़ा सा दूर जा गिरी। उसको दुख भी हुआ, वो बिल्ली को इस तरह झटका देकर दूर नहीं फेंकना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी, उसे इंटरव्यू के लिए पहुंचना था और टैक्सी रुक चुकी थी। बिल्ली इस तरह अगर बिल्ली इस तरह उसकी टांग से चिपकी रहती तो शायद ये टैक्सी भी चली जाती, और इस वीराने में खड़ा होना ठीक नहीं था उसके लिए। टैक्सी वाले से मुखातिब हुई और कहा, मुझे फलां एड्रेस पे जाना है। उसने कहा ठीक है, बैठ जाइए। दरवाज़ा खोला और पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो टैक्सी स्टार्ट हुई तो उसी लम्हे एक अजीब सा मंजर हुआ। उसने देखा कि वही बिल्ली जिसको झटक के, जिसको दूर फेंक के वो गाड़ी के अंदर बैठ गई थी, जैसे ही गाड़ी चलने लगी, उसने देखा कि वो बिल्ली सामने से भागती हुई आ रही है।
ये बिल्ली उस तरफ कैसे चली गई थी, उधर से भागती हुई क्यों आ रही है? वो तो पीछे वाली साइड पे थी, ये गाड़ी की आगे वाले साइड पे क्या करने आ रही है? ना सिर्फ भागती हुई आई, बल्कि जैसे ही गाड़ी चली तो उसने टैक्सी वाले को फौरन कहा, रुको रुको रुको, क्योंकि वो डर गई थी कि बिल्ली जिस तरह आगे से भागती हुई जा रही है कहीं टैक्सी से टकरा ही ना जाए। लेकिन शायद टैक्सी वाले ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। टैक्सी उसने फिर भी आगे चला दी तो वो दोबारा से जोर से चीखी, भाई तुम्हें कह रही हूं रोको, टैक्सी को रोको भाई रोको। लेकिन शायद टैक्सी वाला इस बार सुन चुका था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। गाड़ी इतनी तेजी से आगे बढ़ी थी कि उसी भागती हुई बिल्ली को इतने जोर से गाड़ी लगी कि आगे वाला जो हिस्सा था गाड़ी का ऐसे जोर से बिल्ली से टकराया कि बिल्ली उछलती हुई विंड स्क्रीन, वो जो आगे वाला शीशा होता है ड्राइवर के सामने, उसके ऊपर जोर से आके गिरी और इतनी ही तेजी के साथ घिसटती हुई नीचे गिरी कि पहिए के नीचे ही आ गई। और वो गाड़ी का पहिया इतनी बुरी तरीके से उसके ऊपर से गुजरा कि खून के छींटे कुछ गाड़ी की विंड स्क्रीन पर भी आ गए, सामने वाली स्क्रीन पे। और उस बिल्ली की एक भयानक सी चीख भी फजा में गूंजी। हां, गाड़ी के पहिए के नीचे आते हुए, कुचलते हुए वो जोर से चीखी थी बिल्ली। और गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे बैठी रोशनी की मुंह से भी ना सिर्फ चीखें निकल गई, बल्कि ऐसे घबरा गई जैसे वो रोने वाली हो। तभी उस टैक्सी चलाते ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और हंसना शुरू कर दिया। रोशनी समझ गई थी कि मैं इतनी हड़बड़ा गई हूं, उस बिल्ली की वजह से ऐसी परेशान हो गई हूं, शायद मेरी हालत ही ऐसी हो गई है कि टैक्सी वाला हंस रहा है। तो उसने अपना मुंह छुपा सा लिया और टैक्सी वाले ने आगे देखना शुरू कर दिया, जैसे वो भी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने फौरी तौर पे अपनी गर्दन शीशे से बाहर निकाली पीछे देखने के लिए कि बिल्ली का क्या बना। तो पीछे बहुत खौफनाक मंजर था। हर तरफ खून बिखरा था और उस जगह जहां पे पहिया चढ़ा था उस बिल्ली के ऊपर, वो बहुत भयानक मंजर था। उसने अपना सर वापस गाड़ी के अंदर किया और दोनों हाथ मुंह के ऊपर रख के इस अंदाज में बैठ गई जैसे वो रोना चाहती हो कि ये क्या हो गया। मैं इस बिल्ली से कब से मानूस थी, आज तो मुझसे पहली दफा चिपक गई, ऐसी चिपक गई कि मैं उसको उठाना चाहती थी, गोद में बिठाना चाहती थी। या जो कुछ वो मुझसे कहना चाह रही थी, गुर्रा रही थी, इस जालिम ने उसको मार दिया, इस मनहूस ने उसको मार दिया, उस जानदार को मार दिया। अपने मुंह को इस तरह हाथों में छुपाए वो सोचती रही, काफी देर इस तरह बैठती रही। तभी जब उसने अपने हाथों को मुंह से हटाया और बाहर की तरफ देखा तो उसको अंदाजा हुआ गाड़ी को अब तक काफी दूर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी इस वक्त वीराने के अंदर चल रही थी। वो एकदम से इधर उधर देख के हैरान हुई और ड्राइवर से मुखातिब हुई, हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें तो इस वक्त फलां जगह पे होना चाहिए था, हम तो इस वक्त वीराने की तरफ जा रहे हैं। ये गलत एड्रेस है, मुझे इस जगह पे नहीं पहुंचना, मुझे फलां जगह पे पहुंचना है। तुम कहां से जा रहे हो? वो ड्राइवर बोला, हम अपनी उसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहां हमें आज पहुंचना है। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे ही पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज अजीब सी, भयानक सी थी। वो डर सी गई और कहा, मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो, कौन सी मंजिल? मुझे तो इस बिल्डिंग के बाहर जाना है, मेरा आज इंटरव्यू है, तुम कौन सी मंजिल की बात कर रहे हो? तभी उसने कहा, बस कुछ देर और बैठो, बस मंजिल आने ही वाली है। वो एकदम से घबरा गई कि वीराने पे कोई गाड़ी पास से गुजरे तो मैं चीख सकूं, किसी को मदद के लिए पुकार सकूं और किसी को आवाज दे सकूं, लेकिन कोई भी गाड़ी इर्द गिर्द नहीं थी। पता नहीं वो कौन से वीराने पे ले आया था। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो गेट खोल के छलांग लगाना चाहती थी, लेकिन वो गाड़ी उसने लॉक की हुई थी। गाड़ी इसी तरह कुछ देर और चलती रही, यहां तक कि बिल्कुल एक ऐसे वीराने की तरफ जो बिल्कुल एक छोटी सी कच्ची सी सड़क थी, उसके अंदर उसने गाड़ी उतार दी और एक जगह पे जाके उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया और कहा, बाहर निकलो। रोशनी अभी भी डरी सहमी अंदर बैठी हुई थी। वो बोला, बाहर निकलो।
रोशनी कहा, नहीं, मुझे इस जगह पे बाहर नहीं आना। तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरा पर्स खोल के देख लो, मेरे पर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो कुछ लेना है मेरा पर्स ले लो, मेरी तलाशी इसी सामान में ही ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो सकता है मेरे, और देखो हाथ खाली हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दो, जो चाहिए तुम्हें ले लो। और वो शख्स बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारा ही इंतज़ार था, तुम्हारी मंजिल आ गई है, बाहर निकलो। रोशनी उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि उसने गुस्से से रोशनी का बाजू पकड़ा और घसीटता हुआ उसको बाहर निकाल दिया। अब रोशनी सामने खड़ी थी और वो सामने खड़ा हुआ शख्स रोशनी से कह रहा था, पहचाना मुझे? पहचानो कौन हूं मैं? रोशनी ने उसको गौर से देखने की कोशिश की। इस चेहरे को पहले वो कभी नहीं देख चुकी थी, पहली दफा इस चेहरे को देख रही थी। उस नहीं जानती थी एक शख्स कौन है। उसने अपनी गर्दन हिलाई जैसे कह रही हो मैं नहीं जानती। उसने कहा, याद करो, मैं वही हूं, मुजम्मिल, वही मुजम्मिल जो तुम्हारे पीछे जान देता था, वही मुजम्मिल जो कॉलेज में तुम्हारे पीछे पीछे फिरता था। तुम जानती भी थी कि मुजम्मिल तुमसे शदीद इश्क करता है, प्यार करता है, कई दफा इजहार किया था, लेकिन तुम्हें अपने हुस्न पे नाज था। तुमने कभी मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने कितनी मिन्नत समाजत की, तुमने फिर भी मेरी तरफ नहीं देखा। यहां तक कि मैं तुम्हारी क्लास में भी एक दफा घुस आया था अपनी मोहब्बत का इजहार करने, और तुमने सबके सामने मुझे जलील करवा दिया। मैं कितना गिड़गिड़ाया था। वो याद है वो कैंटीन में जब तुम अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी और मैं तुम्हारे पास आया था, गिड़गिड़ाया था कि खुदा का वास्ता है मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा। तुमने फिर भी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया था और सबके सामने तुम चीखी चिल्लाई थी मेरे ऊपर, इतनी बुरी तरीके से चीखी चिल्लाई थी कि उसी रात घर जाकर मैंने अपने आप को गोली मार ली थी, अपनी कनपटी पे बंदूक चला दी थी और मैं मर गया था। लेकिन मैं मरा नहीं, आज भी देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। माना कि इंसानों की तरह जिंदा नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने तो खड़ा हूं, और इसलिए खड़ा हूं तुम्हें अब साथ लेके जाना है। तुम्हारे लिए ही तो बेचैन था, अपने आप से वादा किया था। जिस वक्त कनपटी पे बंदूक रख के मैं अपने आप को मारने चला था, खुदकुशी करने लगा था, तो अपने आप से उसी लम्हे मैंने वादा किया था, तुम्हें लेके रहूंगा। अगर इस दुनिया में तुम्हें हासिल ना कर सका तो दूसरी दुनिया में जरूर हासिल करूंगा। आज तुम्हें मैं ले आया हूं इस वीराने में, मैं तुम्हें हासिल करूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। जब तुम मर जाओगी तो उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। मेरी रूह, मेरी आत्मा कब से भटक रही है तुम्हें पाने के लिए, और आज मैं आ गया हूं। और वो हैवान नुमा जानवर जो इस वक्त कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था, जो खुद अपने आप से कह रहा था वो कोई बदरूह है, बुरी आत्मा, वो चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, और वो बेचारी डरती हुई पीछे हटना शुरू हो गई, सहमी हुई सी, जैसे अभी वो उसको मार डालेगा। तभी उसके कानों ने एक आवाज सुनी, ऐसी आवाज जैसे कोई जोर से चीखा हो, और ये चीखने की आवाज किसी जानवर की हो। तभी उसने मुड़ के उस वक्त देखा जहां से आवाज आई थी, आवाज उसके बिल्कुल पीछे से थी। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही काली स्याह बिल्ली जिसको वो रोज देखती थी, आज जिसको गाड़ी के नीचे उसने कुचलते हुए देखा तो उसके पीछे मौजूद थी, और वो बिल्ली चीखी थी और साथ ही वो घुरा रही थी। सामने खड़े उस बदरूह नुमा मुजम्मिल ने बिल्ली की तरफ देखा, कहका लगाया और कहा, तुम्हें मैं अकेला नहीं मारूंगा, मेरे साथी भी मेरे साथ हैं, वो सब तुम्हें मारेंगे। और साथ ही साथ देखते ही देखते रोशनी ने देखा जिस जगह पे मुजम्मिल खड़ा था उसके पीछे एक लाइन सी बन गई, उसके पीछे बिल्कुल उसकी सीध में पीछे लाइन बन गई। उसी तरह के कई मुजम्मिल वहां पे खड़े थे। रोशनी ने देखा वो जो बिल्कुल पीछे लाइन बनाए मुजम्मिल खड़े थे, लेफ्ट और राइट साइड पे होना शुरू हो गए, जिससे उसको अंदाजा लगा कि ये तो तादाद में 15 से 20 थे।
और सब के सब उसी मुजम्मिल की शक्ल के थे, और वो हंस रहा था तो वो भी सारे हंस रहे थे। ऐसे लगता था जैसे उसकी किसी ने फोटो कॉपी करा के साइडों पे खड़ी कर दी हो, जैसा वो कर रहा था वैसे वो ही कर रहे थे। और वो सारे आगे बढ़े, लेकिन वो जो पीछे बैठी गुरा रही थी, जिसको उसने मुजम्मिल ने इग्नोर कर दिया था, उसी लम्हे उसने ज़ोर से छलांग लगाई और सीधी जो सबसे आगे मुजम्मिल था उसके ऊपर उसने छलांग लगा दी। ऐसी छलांग लगाई कि उसके चेहरे को नोचती हुई नीचे गिर गई, और फिर से छलांग लगाई उसके चेहरे को नोचने के लिए। उसके चेहरे पे जब उसने पंजा मारा था तो उसके चेहरा बाकायदा ऐसा लगा था खून से भर गया था, उसने नोच डाला था। शायद मुजम्मिल उससे वाकिफ नहीं था कि वो इतनी जोर से पंजा मारी थी। वो रोशनी को छोड़ के उसी बिल्ली की तरफ मुतवज्जो हुआ, और उसके इर्द गिर्द जितने भी मुजम्मिल बन चुके थे वो भी सब के सब बिल्ली पे झपट पड़े। देखते ही देखते उन सब ने बिल्ली के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको लहूलुहान कर दिया। बिल्ली ऐसी लहूलुहान हुई कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्होंने फेंक दिए। लेकिन अगला मंजर उससे भी ज्यादा भयानक था जब रोशनी ने देखा कि वो जितने भी नीचे खून के कतरे गिरे थे या टुकड़े पड़े हुए थे, वो सब के सब टुकड़े बिल्लियों का रूप धारना शुरू हो गए। जितने भी टुकड़े फेंके गए थे वो सारे टुकड़े बिल्लियां बनती जा रही थी। काली स्याह बिल्ली, वैसी ही जिसने अभी छलांग लगाई थी, उसी की कॉपी वो बिल्लियां बनती जा रही, और देखते ही देखते 35-40 के करीब वहां पे बिल्लियां बन गई। हर कतरा बिल्ली में तब्दील हो रहा था, हर गोश्त का बिल्ली का टुकड़ा बिल्ली में तब्दील हो रहा था। बिल्लियां ही बिल्लियां बन गई। अब सामने खड़े हुए जो वो मुजम्मिल और उसकी कापियां वो बदरूह खड़ी थी सारी, उनसे ज्यादा बिल्लियां हो गई थी। और तभी उन्हीं सारी बिल्लियों ने उन पीछे खड़े हुए सब पे हमला कर दिया, और उसी मेन बिल्ली ने जो एक दोबारा से बन गई थी, रोशनी की आंखों ने देखा कि वो बिल्ली दोबारा से बनी एक कतरे से, लेकिन इस दफा पहली उतनी ही बनी जो उसका असली साइज था। जिस जगह पे उसने छलांग लगाई थी, जिस जगह पे उसने उसको उठा के पटका था और उसके टुकड़े किए थे, उसी जगह पे ही वो बिल्ली बन गई। और देखते ही देखते वो बिल्ली पहले अपने साइज की बिल्ली बनी, और साथ ही वो बिल्ली इतनी बड़ी हो गई जैसे वो कोई शेर हो। शेर की तरह वो बिल्ली बड़ी हो गई, और तब उस शेर जितनी बड़ी बिल्ली ने उस मुजम्मिल पे ऐसा हमला किया कि अब एक बाकायदा लड़ाई हो रही थी। वो जितना भी ताकतवर था, लेकिन उस शेर जितनी बड़ी बिल्ली से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और यही मौका था रोशनी के बाद भागने का। उसने फैसला किया कि मुझे अब जान बचाकर यहां से भाग जाना चाहिए। बाकी बिल्लियां बाकी सब पे हमले कर रही थी, 2-2, 3-3 बिल्लियां सब पे हमले किए हुई थी वो, क्योंकि उनसे तादाद में ज्यादा बन चुकी थी। अगर उस मुजम्मिल के पीछे 15-20 उसके वो हुए थे तो वो 40-50 के करीब बन चुकी थी, और सब उनके साथ लड़ रही थी। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्लियों को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्लियां क्योंकि तादाद में ज्यादा थी तो बिल्ली जहां पे भी पंजा मारती थी चेहरे को, जिस्म को नोच डालती थी। बस इसी लड़ाई का फायदा लेते हुए रोशनी भागी, कार के पास गई तो चाबी अभी तक कार के अंदर लगी हुई थी। गाड़ी वो चलाना जानती थी। जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठी, गाड़ी को स्टार्ट किया, और गाड़ी उसी लम्हे स्टार्ट हो गई। उसने गाड़ी के अंदर गियर लगाया और गाड़ी रिवर्स की और उसी रास्ते पे भगा दी जिस रास्ते से ये गाड़ी आई थी। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है। उसके जहन में बस ये था कि मुझे जान बचानी है और यहाँ से भाग जाना है। गाड़ी चलाते चलाते तभी उसने देखा पीछे एक आवाज़ आई है। उसी गाड़ी के अंदर से, जिस गाड़ी में वो बैठी गाड़ी को चला रही थी, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही बिल्ली जो उसको देख के हुराती थी, वही बिल्ली जो आज स्टॉप पे उसके पाँव के साथ लिपटी सी, पीछे आकर बैठ गई थी। कब आई, कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, लेकिन वो पीछे आकर बैठ गई थी। और वो हैरान हो गई कि ये बिल्ली कहाँ से आई, लेकिन वो बिल्ली का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। पीछे देख के उसको हाथ टच करना चाहती थी कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है और तुम्हारी ही वजह से मैं गाड़ी लेके भाग पाई हूँ, जान बचाई हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
वो उसको प्यार भरे निगाहों से देख ही रही थी कि बिल्ली जोर से चीखी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, और सामने की तरफ देख के चीखी। और जैसे ही उसने भी फौरन सामने की तरफ देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, गाड़ी दरख्त के साथ टकरा चुकी थी। और जैसे ही गाड़ी दरख्त से टकराई तो उसी लम्हे उसके कानों में मुजम्मिल की आवाज़ सुनाई दी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। और उसके कह के सुनाई दिए, क्योंकि उसका सर इतनी ज़ोर से लगा था कि उसके आंखों के आगे अंधेरा होता जा रहा था। आखिरी मंजर जो उसने देखा था वो उसको याद है कि उस गाड़ी को आग लग चुकी थी और पूरी गाड़ी आग की लपेट में थी और उसकी आंखें बंद होती जा रही थी और उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, रोशनी रोशनी उठ जाओ, सुबह हो गई है, रोशनी उठ जाओ, सुबह हो गई है। और तभी उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उसकी मामा उसको जगा रही है। तब उसको याद आया कि वो कोई भयानक ख्वाब देख रही थी, बहुत ही भयानक ख्वाब, और भयानक ख्वाब देख के उठी। और तभी उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ? तो बोली, कुछ नहीं मामा, बस मैं उठती हूं। मामा ने कहा, उठ जाओ, आज तुम्हारी सालगिरह भी है और जल्दी से शावर लेके बाहर आओ। वो उठी और शावर लेने चली गई, ये सोचती हुई कि कैसा भयानक मैंने ख्वाब देखा, ये कैसा अजीबो गरीब सा ख्वाब था, ये क्या था। सोचती हुई जब बाहर निकली तो उसकी माँ ने उसको कहा, बेटा तुम्हारे लिए कॉल आई है, इंटरव्यू की कॉल, आज तुम्हारा इंटरव्यू है। वो एकदम से चौंक गई, कहाँ से मामा? और माँ ने जिस कंपनी का नाम लिया तो वो उसी कंपनी का ही नाम ले रही थी जो उसने ख्वाब में देखा था। तो बोली, मामा लेकिन आज तो मेरी सालगिरह है और आज छुट्टी का दिन है। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज मंडे है, सोमवार है, और आज तुम्हें लाजमी जाना चाहिए, शाम को फंक्शन है, तुम मुझसे पहले फारिग होके आ जाओगी। मजबूरन उसको कहना पड़ा, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। उसने नाश्ता किया और जब बाहर निकली तो उसकी माँ उसको बता चुकी थी पापा गए हुए हैं, और वो बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि शायद अगले मंजर भी वही खौफनाक ख्वाब वाले ना हो। अभी तक ये बात तो थी कि उसको ख्वाब में भी वही कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए और सुबह उठते ही वैसी कॉल आई हुई थी। क्या ये एक सच्चा ख्वाब था, या वैसे बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे हो जाता है, लगता है कि वही ख्वाब था, लेकिन ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। वो सोचती हुई पहुंची कि अभी मेरा सामना एक काली बिल्ली से होगा, लेकिन सामने कोई भी काली बिल्ली नहीं थी। अगर काली बिल्ली नहीं थी तो क्या वो सपना था? तो फिर मुझे कंपनी का नाम कैसे पता है कि इससे कॉल आनी है? लेकिन साथ ही उसके दिमाग ने कहा, लेकिन ख्वाब में तो तुमने छुट्टी का दिन देखा था, आज तो मंडे है। नहीं, वो ख्वाब था। वो अपने आप को कहती हुई बस में सवार हुई, कहीं पे कोई रिक्शा, कहीं पे कोई टैक्सी, ऐसा कुछ भी ना हुआ, और वो अपने इंटरव्यू की जगह पे पहुंच गई। वो उलझी हुई ज़रूर थी, उतनी रिलैक्स नहीं थी जिस तरह उसको होना चाहिए था। ख्वाब मुसलसल उसके दिमाग में चल रहा था, क्या ये सच था या मेरा वहम था? अजीब ही मुनासबत है, अजीब ही मवाफ़क़त है, कैसा हो सकता है ये? लेकिन जब वो ऑफिस में दाखिल हुई तो उसको अंदाज़ा हुआ वो अपने टाइम से काफ़ी लेट है, और वो सोच रही थी आज पहला दिन है इंटरव्यू का और आज ही मैं लेट हो गई हूँ तो ये कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कैसा मेरा बॉस होगा जो सोचेगा, जो पहले दिन ही टाइम पे नहीं आ सकी, आगे कहाँ टाइम पे आ सकेगी? बहुत मुश्किल है कि मुझे ये नौकरी मिल सके। वो जाकर बैठ गई और उसको बताया गया कि बाकी इस नौकरी के लिए जितने लोग भी आए थे इंटरव्यू देने के लिए वो सब के सब जा चुके हैं, आप आखिरी रह गई हैं, आपको अंदर बॉस ने बुलाया है। और उसने फिर वहीं खड़े होकर पूछा कि जो बाकी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे वो गए हुए उनको कितनी देर हुई? उन्होंने कहा कम से कम उनको तो आधा घंटा हो चुका है गए हुए,
बॉस भी जाने वाले थे, लेकिन मैंने बॉस को तुम्हारा बताया है कि एक और लड़की आई है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है उसको भेज दो, वरना बॉस भी जाने वाले थे। तुम बहुत लेट हो, पहले दिन इतना लेट नहीं आना चाहिए था। खैर अंदर जाओ, बॉस इंतज़ार कर रहे हैं। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर जब दाखिल हुई कि मैं अंदर दाखिल हो सकती हूँ, एक बहुत ही शानदार कमरा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। जिस बिल्डिंग के अंदर ये ऑफिस बना हुआ था, ये बिल्डिंग तो बहुत पुरानी थी, ऊपर नीचे कई दफ्तर थे, लेकिन ये वाला जो दफ्तर था सबसे शानदार दफ्तर था, और बॉस का कमरा तो सबसे ही आला था। बहुत बड़ा कमरा, जगमगाता कमरा। उसका बॉस सामने वाली कुर्सी पे कमर करके बैठा था, ऐसे जैसे थक चुका हो इंटरव्यू लेते लेते, और रिलैक्स होने के लिए कुर्सी से टेक लगा के बैठा हुआ था, कमर किए हुए। तो उसने हाथ के इशारे से कहा आ जाओ। वो गई और बैठ गई। जैसे ही इस कुर्सी पे बैठे हुए शख्स ने कुर्सी अपनी घुमाई और सामने अपना चेहरा रोशनी की तरफ किया, तो रोशनी को एक और झटका लग गया। सामने बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं, मुजम्मिल था। उसने इस शख्स को ख्वाब में देखा था, उससे पहले ज़िंदगी में उसने कभी इसको नहीं देखा था। ख्वाब में भी वो यही सोच रही थी, जब उसको अपनी कहानी सुना रहा था कि मैं तुमसे इश्क करता था, मैं तुम्हारे पीछे आया था, ये था वो था, तब भी वो सोच रही थी कि मेरे साथ तो कभी ऐसा मामला नहीं हुआ, मैं तो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानती, कौन है ये। लेकिन अभी वो शख्स उसके सामने बैठा था, तो वो उसको क्या कहती कि मैं आपको ख्वाब में देख चुकी हूँ, मैं आपको जानती हूँ एक ख्वाब की वजह से। वो हंसता और कहता बीबी प्रैक्टिकल बनो। उसको घूर रही थी, तभी उसके बॉस ने उसको कहा क्या देख रही हैं मैम, मैडम क्या देख रही हैं। तो वो ऐसे झींप सी गई और कहा सर कुछ नहीं। कहा ओके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। उसने सारे उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, कुछ देर देखता रहा और उसके बाद कहा ठीक है आपको नौकरी दे दी गई है, आप कल से नौकरी पे आएंगी। लेकिन एक बात, हमारा ऑफिस जो है दिन को काम नहीं करता, रात को काम करता है। आपको आज रात को नहीं, कल रात को आना होगा, क्योंकि कल से प्रॉपर जॉब शुरू हो जाएगी। आपकी नाइट ड्यूटी होगी। आपकी तरह और भी लड़कियां यहां पे काम करती हैं, हम उनके साथ काम कर सकती हैं। लड़के और लड़कियां यहां पे होते हैं, हमारा नाइट का ही काम होता है। आपकी जॉब हो चुकी है, मुबारक हो आपको, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। उसका शुक्रिया अदा करके बाहर तो निकल आ जाएगी, लेकिन बाहर निकलते ही वो खुद भी अभी तक हैरान थी कि ये कैसी मवाफ़क़त है, ये कैसे सब कुछ एक जैसा हो सकता है। मैंने ख्वाब में इस शख्स को देखा है, और मैंने ख्वाब में इस नौकरी का सुना था कि वो फलां जगह से मुझे कॉल आती है, उसका एड्रेस है, और ये वही एड्रेस है, ये वही नौकरी वाली जगह है, ये वही कंपनी है, कंपनी का नाम तक सेम है, और सामने बैठा हुआ वही शख्स मुजम्मिल जिसको मैंने देखा था, जो मुझे गाड़ी में लेके जाता है। या खुदा ये क्या है, मैं किससे बात करूं। खैर देखी जाएगी, ये तो ज़िंदगी है, ये कैसा ख्वाब था, ये कैसी मवाफ़क़त है, वो नहीं जानती थी। लेकिन घर पहुंच गई, और घर पहुंचते ही तैयारियों में लग गई, क्योंकि आज उसकी सालगिरह थी, अम्मी अब्बू की भी शादी की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी। शाम को मेहमान आना शुरू हो गए, वो भी सबके साथ मसरूफ़ हो गई। मेहमान, हलचल, खाना पीना, केक काटना, यहाँ तक कि रात हो गई, और जितने भी रोशनी के दोस्त थे 11 बजे तक वो चले गए, और घर के जो बुज़ुर्ग लोग थे मम्मी पापा के साथ गप्पे मारना बैठ गए। तकरीबन रात के 12:30 बजे अभी तक लगता था कि उनकी महफिल इस तरह की जमी है जो मज़ीद 1-2 घंटे चलेगी, और उसको अब सोना था, वो थक चुकी थी। क्योंकि वैसे भी तो उसकी कंपनी करने के लिए उसके दोस्त जा चुके थे। अब मम्मी पापा और बाकी रिश्तेदारों के साथ वो जो अपनी उम्र के हम एज बूढ़े लोग थे, उनके साथ बैठ के बोर नहीं होना चाहती थी। वो सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि उसके कानों ने एक आवाज़ को सुना। ऐसे आवाज़ जैसे कोई तकलीफ में हो, कराहती हुई आवाज़। उसके पांव रुक से गए सीढ़ी में। ये किसकी आवाज़ है? कराहने की आवाज़ है, जैसे कोई तकलीफ में हो। दोबारा उसके कानों ने आवाज़ सुनी तो उसको अंदाज़ा हुआ ये जो आवाज़ है घर के बैक साइड की तरफ से आ रही है। वो सीढ़ियाँ नीचे उतरी और चलती हुई घर की बैक साइड की तरफ गई तो उसकी निगाह पड़ी सामने वही काली बिल्ली ऐसे पड़ी है ज़मीन पे जैसे इंतहाई तकलीफ़ में हो, और उसकी आवाज़ ऐसी तकलीफ़ से भरी को करा रही थी जैसे उसको कहीं पे
कोई चोटें लगी हों, कोई ज़ख़म हो या कुछ उसके साथ कोई मसला हो चुका हो, वो चलती हुई उसके करीब गई और आज पहली दफ़ा उसका दिल किया मुझे इसको उठा लेना चाहिए। ये वही है ना जिसने ख्वाब में मेरी जान बचाई थी। लेकिन फिर उसके दिल ने कहा वो तो ख्वाब था, लेकिन मुझे इसकी जान बचानी है। वो आगे बढ़ी और उसको जैसे ही उठाया तो उसके हाथों में कुछ गीलापन सा लगा। उसने हाथ आगे करके देखा तो वो खून था। वो समझ गई ये जख्मी है। उसने बिल्ली को उठा लिया। बिल्ली को उठा के उसको अपने कमरे में ले आई। फास्ट एड बॉक्स जो रखा होता है उसने निकाला और उससे पानी गर्म किया और उससे पट्टियां की और उसके जख्म को पहले साफ किया डिटोल से। सब कुछ इस तरह एक किसी भी जानवर की मदद की जा सकती है वैसे ही उसने उसको अच्छी तरीके से साफ करके बाकायदा उसके ऊपर पट्टियां बांध दी। अब बिल्ली जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी। अब उसके चीखने की, कराहने की उस तरह आवाज़ नहीं आ रही थी। बिल्ली इस अंदाज में उसको देख रही थी जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। उसको नींद आ रही थी। उसने अपना एक पुराना टॉवल उठाया और उस बिल्ली को इस तरह लपेट दिया कि इसको ठंड न लगे। रिलैक्स होकर बिल्ली भी मेरे से हो जाए। उसने उसको उस टॉवल के अंदर लपेट के उसको अपने साथ ही बिस्तर पर सुला लिया। उसको उस बिल्ली पे बहुत प्यार आ रहा था और वो भी सो गई। और रात का कौन सा पहर था कि जब उसकी आंख खुल गई। उसकी आंख खुली तो वो ये देख के हैरान रह गई कि उसके बिस्तर पे एक हसीनो जमील लड़की बैठी हुई है। और वो उस लड़की को देख के एकदम से डर गई, घबरा गई, उठ के जल्दी से बैठ गई। तो लड़की बोली, डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। वो एकदम से परेशान हो गई कि ये लड़की कहाँ से आ गई है, मैं फिर कोई ख्वाब देख रही हूँ। तो तभी उस लड़की ने कहा, दोस्त रात में बहुत ज़ख्मी थी, बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन तुमने मुझे वहाँ से उठा के मेरे ज़ख़म साफ़ किए और मेरी मरहम पट्टी की। अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। अगर तुम मेरी मदद ना करती, जिस अंदाज़ में मेरा खून बह रहा था, शायद मैं बच ना पाती। लेकिन मैं आज एक तुम्हें बात कह दूँ, मैं उस दुनिया की नहीं हूँ जिस दुनिया की तुम वासी हो। हाँ, बहुत अरसा पहले की बात है कि मुझे कोई पसंद करता था, मेरे ऊपर जान देता था, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे माँ बाप जहाँ पे कहेंगे मैं वहीं पे रिश्ता करूँगी, शादी करूँगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहती। अगर मैं अपनी पसंद का इजहार कर देती तो मेरे माँ बाप पिछले ज़माने की ज़हनियत के मालिक थे, उनको बहुत दुख होता। उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी के लिए ख़ुद रिश्ता ढूंढेंगे। इसलिए उसको मैंने समझाने की कोशिश भी की। उसकी मोहब्बत का जवाब उसको मोहब्बत में इसलिए नहीं दे सकी कि मैं उन्हें उसको बता दिया था जहाँ मेरे वालिदैन कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, लेकिन वो बज़िद था। और उसने एक दिन अपनी कनपटी पे बंदूक रख के अपने आप को ख़त्म कर लिया था। उसके वजूद ने इस दुनिया को तो छोड़ दिया, उसका वजूद तो मिट्टी में दफन हो गया, लेकिन उसके बाद उसने बदला लेने की ठान ली थी। दोस्त तुम्हें मैं एक बात बता दूं, मेरा नाम भी रोशनी है। हाँ, मेरी कार का भी हादसा हुआ था। मुझे भी मिट्टी के नीचे दफना दिया गया और मेरे घर वाले यही समझते रहे कि वो कार हादसा इसलिए हुआ था कि ब्रेकें फेल हो गई थीं, या वो समझते हैं शायद मैं ओवर स्पीड चला रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं किसी को बता ही नहीं सकी। मेरी कार को हादसा पेश नहीं आया था, हादसा कराया गया था। और कराने वाला कोई और नहीं, वही मुजम्मिल था। वही मुजम्मिल जिसने अपनी कनपटी पे बंदूक चलाई थी। लेकिन वो ऐसा शैतान बन चुका था कि जब उसने मुझे कार हादसे में मारा तो मुझसे पहले भी वो रोशनी नाम की कोई भी लड़की मिलती थी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था और मैं उसको बचा लेती थी। लेकिन दोस्त, मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए इस रूप में तुम्हारे सामने आई हूं, वो शैतान पहली दफ़ा किसी और को मारने का फैसला कर चुका था। मेरे बाद वो तुम थी जिसको वो मारना चाहता था। वो कई अरसे से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, उसको मौका नहीं मिल पा रहा था, और मैं भी तुम्हारे साथ साथ थी कि तुम्हें बचा सकूं। और फिर उसको मौका मिल ही गया। उसने मुझे गाड़ी के नीचे कुचल दिया
उस वक्त तक वो भी नहीं जानता कि बिल्ली का रूप धारे हुए मैं हूं। रोशनी, वही रोशनी जिसको उसने गाड़ी के नीचे हादसे में मरवा दिया था, वही रोशनी अब बिल्ली के रूप में थी। उस खबीस से तुम्हें बचाना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। वो जो कुछ तुमने ख्वाब में देखा, तुम्हें ऐसा लगा वो ख्वाब है, लेकिन वो एक और दुनिया का ख्वाब था, एक और दुनिया जहां पे ये सब कुछ चल रहा था। तुम अपने बिस्तर पर थी, तुम बिस्तर में देख रही थी, लेकिन किसी और दुनिया में ये सब चल रहा था। तुम्हारे वजूद को वो ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मैंने बचा लिया। और हां, सिर्फ आखिरी बात ये कहने आई हूं, जिस ऑफिस के अंदर तुम इंटरव्यू दे के आई हो, उस ऑफिस में भी वही खबीस था और तुमने उसकी नौकरी को कबूल कर लिया और रात को जाना था। और मुझे पता है आगे तुम्हारे साथ क्या होना था, इसलिए मैंने उस खबीस के साथ शदीद लड़ाई की है और उस लड़ाई में मैं ज़ख्मी हो गई थी। मेरे वजूद पे इतने ज़ख्म आ गए थे कि अगर मैं यहां तक ना पहुंचती तो शायद मैं भी मर जाती। अभी तक जो सामने बैठी हुई रोशनी थी वो परेशान सी थी कि मरी हुई कैसे मर जाती, वो उससे पूछना चाहती थी। तो उसने उंगली के इशारे से कहा, पहले मेरी बात सुन लो, इसका भी जवाब दे दूंगी। सिर्फ इतना कहने आई हूं कि वो अब खबीस मर चुका है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को गुजारो। और मैं भी तुम्हें खुदा हाफिज करने आई हूं। मैंने तुम्हारी जान बचा ली है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई, उससे पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई। अब मैं जाने लगी हूं। तभी रोशनी ने उससे सवाल किया कि मुझे ये तो बताते जाइए, ये कौन सी दुनिया है? आप तो मर चुकी जो आप बता रही हैं, फिर कैसे आप मरने जा रही हैं? उसने कहा, तुम जिंदा इंसानों की दुनिया में हो, उनको उतना ही बताया जाता है जितना वो लोग उस राज को बर्दाश्त कर सकें। इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी है। बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे मखलूक़ात हैं। वो राज की बातें हैं। एक दुनिया का जीना और मरना है, एक और जीना और मरना है। तुम्हें अपने इर्द गिर्द रूप धारे बहुत सारे चेहरे नजर आएंगे, लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं होंगे, वो रूप धारे हुए होते हैं। हम जैसे रूप धारे हुए। तो मेरा भी एक रूप था जो मैं धारे हुई थी। हर इंसान ने मरना है और मरने के बाद ही उसको पता लगेगा कि एक और क्या दुनिया है। बस इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है दोस्त। मुझे इजाज़त दो, मुझे जाना है। और साथ ही उसको ऐसा महसूस हुआ रोशनी को जैसे उसको नींद सी आ रही हो, और वो अपने बिस्तर पे लेटी और सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से हैरान हो गई कि ये रात मैंने क्या देखा। साथ वो बिल्ली को देखा जो उसने रात को लिटाया था, तो वहां पे कोई बिल्ली नहीं थी। वो परेशान सी हो गई, बिल्ली कहाँ गई? बिल्ली नहीं थी। फिर उसके जहन में आया, जो मैंने देखा था वो ख्वाब था या क्या था? फिर कोई ख्वाब था? या अल्लाह, ये क्या है? मैं किससे बात करूं? फिर कैसा ख्वाब था? और जब उसको किसी बात की कुछ समझ ना आई तो वो शाम को तैयार हुई और अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो गई कि शायद वहां पहुंच के मेरे सवाल का मुझे जवाब ज़रूर मिलेगा। क्योंकि वो लड़की जाते हुए जो उसको अपना बार बार दोस्त कह गई थी, वो कह रही थी, दोस्त आखिरी एक बात का सवाल कि ये ख्वाब है, ये कैसी दुनिया है, ये तुम्हें जवाब मिल जाएगा। किससे मिलेगा वो नहीं जानती थी, लेकिन जब वो उस अपने ऑफिस में उस बिल्डिंग में पहुंची तो वहां पे उसको चौकीदार मिला और उसने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं मैम? उसने कहा, ये सामने ऑफिस। उसने कहा, ये तो बंद है। उसने कहा, नहीं, ये ऑफिस है ना, यहाँ पे मेरी जॉब हुई है और मैंने काम करना है। तो वो देखा इस अंदाज में, उस मुलाजिम ने, चौकीदार सा जो था, सर से पाँव तक देखा और कहा, मैडम आप क्या कह रही हैं? ये तो कब से बंद है। आपकी कहाँ जॉब हो गई? किसकी बात कर रही हैं? उसने कहा, मैं तो यहाँ पे कल आई थी, आप तो नहीं थे। उसने कहा, कल मेरी छुट्टी थी, कल मैं नहीं आ सका, लेकिन आप यहाँ कहाँ से आ गई? हाँ, इस बिल्डिंग के अंदर और भी दफ्तर हैं, कुछ हैं जो चलते हैं, लेकिन ये तो कब से बंद है। इसकी तो चाबी भी नहीं है, पता भी नहीं है इसका कौन मालिक है कौन नहीं। आपको गलत फहमी हुई है। आप मैम कोई नशे में तो नहीं हैं? ठीक तो है ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। क्या तुम सही कह रही हो? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं आपसे गलत बयानी क्यों करूंगा? ये कब का बंद है दफ्तर, घर जाइए। और वो परेशान सी घर की तरफ जब रवाना होने के लिए निकली तो वो सोच रही थी, ये क्या है। और जब वो घर पहुंची और उसने अपनी मां से पूछा
कि माँ इंटरव्यू की कॉल आपने सुनी थी? उसने कहा हाँ। उसने कहा माँ आपने एड्रेस मुझे क्या बताया था? उसने कहा मैंने कहीं लिख के रख दिया था, तुम्हें वहीं से बताया था। उसने कहा माँ ढूंढ के बता सकती हैं? तो उसकी माँ गई, वो एड्रेस ढूंढा और निकाल के जब उसको एड्रेस दिया तो उसको पता लगा वो एड्रेस तो उसी बिल्डिंग का था, लेकिन जिस फ्लोर पर वो गई थी वो उसके नीचे वाला फ्लोर था। उसकी माँ ने शायद उसको जो बताया था वहां पे गलती हुई थी, उससे गलती हुई, किससे हुई नहीं, लिखा हुआ जो फ्लोर था वो सबसे नीचे वाला था, लेकिन वो जहां पे इंटरव्यू दे के आई थी वो ऊपर वाला फ्लोर था, जिसपे वो चौकीदार कह रहा था ये बंद है। अब वो हैरान थी कि मैं मां से क्या बात करूं, लेकिन फिर भी उसकी मां ने उसकी परेशानी को समझ लिया और कहा मुझे बताओ क्या हुआ है, और उसने सारी कहानी मां को बता दी। उसकी मां ने पढ़ के उसके ऊपर फूंका और कहा बेटी बस एक बात याद रखना, जिंदगी में ऐसे हादसात होते हैं, शुक्र अदा करो खुदा का तुम बच गई। बस मैं इतना कहूंगी उस बिल्डिंग में अब जाना भी मत। वो बेशक ऊपर वाला था या नीचे वाला था, लिखने में गलती हुई या क्या हुई, बस हमें नहीं जाना उस नौकरी की तरफ। और उसके बाद कुछ दिन कोशिश करना घर से बाहर भी ना जाना, अपनी नमाजों में बाकायदगी लेके आओ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, पनाह मांगो, माफ़ी नहीं पनाह मांगो कि अल्लाह ताला ऐसी मखलूक से, ऐसे शर से तुम्हें पनाह में रखे। और उसकी माँ भी उसके ऊपर पढ़ पढ़ के फूंकती रही और एक हफ्ता पूरा उसको माँ ने बाहर नहीं जाने दिया। उसके बाद उसके बाप ने भी कहा बाप नॉर्मल करो इसको, ये ना हो ज़िंदगी में ये चीज़ इसके दिमाग पे सवार ही हो जाए। और उसके एक हफ्ते बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नॉर्मल हो गई और फिर से अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। फिर उसने अपनी ज़िंदगी में नौकरी भी की, शादी भी की, सब कुछ हुआ, लेकिन ये कहानी उसके अंदर रही। जब वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई तब उन्होंने अपनी ये कहानी अपने बच्चों को ही सुना दी कि मेरी ज़िंदगी में ये बीता हुआ, मेरे साथ ये सच्चा वाक़या हुआ था। वो कैसी दुनिया थी, वो क्या था, वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे साथ ये हुआ था। ये वाक़या या मेरी माँ को पता था या मेरे बाप को पता था जिनको मैंने बताया था, ये सिर्फ मेरे अंदर था, लेकिन आज जाने से पहले मैं ये बता के जा रही हूँ। और ये वाक़या सबके साथ उन्होंने शेयर किया। और वो वाक़या उनकी, ये जो मुझे जिन्होंने कहानी भेजी, इनका नाम है मारिया सरवर, इस वक्त गुजरात में है, उन्होंने मुझे भेजी कि आप इसको कहानी का हिस्सा बनाइए। ज़रूर ये राज जो था जो हम तक पहुंचा है, आप भी दुनिया को अपनी कहानी की सूरत में इस राज को सुना दीजिए। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग भी अपनी कहानियां मुझे सेंड कीजिए, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, कहानी लिख के भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें आप कहानी। आपने व्हाट्सएप पे आखिरी लफ्ज़ जो लिखना है वो है STORY, स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में स्टोरी लाजमी लिखना है। वॉइस मैसेज आप रिकॉर्ड करें लंबा सा या लिख के भेजें कहानी, एंड में आपने स्टोरी लाजमी लिखना है। स्टोरी लिख सकते हैं या फिर OCS भी लिख सकते हैं। OCS का मतलब है ऑफ कैमरा स्टोरी, OCS लिख दें या फिर आप एंड पे स्टोरी लाजमी लिखें, वरना मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकूंगा। जो लोग स्टोरी या OCS लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी, जो लिखेंगे उनकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ज़रूर होगी। और भेजना है, व्हाट्सएप का नंबर है पाकिस्तान का, कोड मिलाएंगे पहले 009292 पाकिस्तान का कोड है। अगला मेरा नंबर है 3136655500। रिपीट करूंगा 00923136655500। आप इसमें मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। आज के OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।